रियल एस्टेट कंपनीज और उनका पॉलिटिकल डोनेशन वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताएं जो रियल एस्टेट कंपनीज में किए गए हैं या पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पे किए गए हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए आपने कहा। तो मैंने इसको स्टडी किया और समझने की कोशिश की कि ये एक इन्वेस्टर, एक एंड यूज़र के लिए किस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये जो खेल सामने आया है, वो उसमें आपके और हमारे के मतलब की चीज़ क्या है। देखो, न्यूज़ चैनल्स ने तो बहुत सारी चीज़ें चलाई कि यहाँ डोनेशन जा रहा है, पॉलिटिकल डोनेशन, ये तमाम चीज़ चलाई। अभी आगे टॉपिक पे और डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये हमारे मतलब के लिए कैसे है, हमें क्या इससे कोई फ़ायदा या नुकसान है। इसी वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके वो सारे पहलू जो हमें इस इलेक्टोरल बॉन्ड के समझने चाहिए वो समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट कंपनीज, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल फंडिंग जो पार्टीज की होती है उसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। करीब 920 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2019 से 2024 के बीच में रियल एस्टेट कंपनीज ने की। ये इन्फॉर्मेशन मेरी कोई अलग से नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किया है आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डाटा था, उसको कंपाइलेशन करने के बाद ये डाटा निकल के सामने आया है। करीब 920 करोड़ रुपए 2019 से 2024 के बीच में रियल एस्टेट कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे खरीद के इसको आगे बढ़ाया। मतलब क्या रियल एस्टेट सेक्टर का और पॉलिटिकल फंडिंग का क्या संबंध है, इसको पहले थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा डेवलपर, जिसे ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम को बसाया ही उन्होंने था, जिसमें उनकी 4-5 कंपनीज के नाम इंक्लूडेड हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें 180 करोड़ रुपए दिए। अब 180 करोड़ रुपए क्यों दिए, इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये रकम दी, मतलब जो मेजर प्लेयर हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। इसमें गुरुग्राम के डेवलपर के सिवाय प्रेस्टीज ग्रुप जो कि बेंगलुरु का है, उसमें 45 करोड़ रुपीस दिए गए, और मुंबई बेस्ड के रहेजा प्राइवेट लिमिटेड के ने 21 करोड़ रुपए दिए। रुस्तमजी ग्रुप ने 5 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और एनबी कंस्ट्रक्शन एलएलपी जो कि एसोसिएटेड है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड, उन्होंने भी 4.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ये लिस्ट जो है वो यहीं नहीं रुकी। इसमें चेन्नई ग्रीन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड, लुल्लू इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड, इनऑर्बिट मॉल्स इंडिया और कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ये सारे भी नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और ये कंपनियां सारी रियल एस्टेट की ही हैं। अब बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जी हाँ, करीब 100 ऐसी लिस्टेड कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूटिलाइज किया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के लिए। ये फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को गए, जिसमें मैंने जैसा बताया गुरुग्राम के बड़े डेवलपर ऐसे हैं जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। अब समझते हैं कि जो मेन कंट्रीब्यूशन है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसा आप सब जानते हैं कि लैंड खरीदी जाती है और फिर कन्वर्जन होता है और फिर वो लैंड को बेच दिया जाता है। जब केस खुलता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बाद में उसी केस में क्लीन चिट मिल जाती है। अब आप कहेंगे क्या ये वॉशिंग मशीन है जिसमें फंड ट्रांसफ़र करके या कपड़े डुबोकर आप क्लीन चिट पा सकते हैं। पर फैक्ट ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा है वो यही बताता है कि करीब 170 करोड़ के आसपास 2019 से 2022 के बीच में दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, और ये गुरुग्राम के बड़े डेवलपर की 4-5 कंपनीज मिला के थे। और इसमें जो अलग अलग मीडिया चैनल दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि क्लीन चिट कंट्रोवर्सी के पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड का भी हाथ हो सकता है।
तो आप इस बात पे क्या कहते हैं? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो जैसा मैंने अब तक डेवलपर का नाम नहीं बोला है, तो मैं आपका जीके चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर हैं वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, वो मुझे आपकी कमेंट से पता लगेगा। आप कमेंट क्या लिखते हैं, मैं किस डेवलपर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मुझे आपके कमेंट से आपके इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होने का पता चलेगा। तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन इसके पीछे कोरिलेशन है या नहीं, ये चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताएंगे। अब समझते हैं बेनिफिशरीज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बिगेस्ट बेनिफिशरी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने करीब 6061 करोड़ रुपए पॉलिटिकल डोनेशन लिया लास्ट 5 ईयर में। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी किस तरह से रियल एस्टेट कंपनीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़मीन खरीदना और फिर उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट अप्रूवल्स लेना, अभी तक सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं हो पाया है। वो बात और है कि बहुत जगहों के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, लेकिन अभी भी पूरा सिंगल विंडो क्लियरेंस नज़र नहीं आया है। तो डेवलपर का सारी अप्रूवल्स को लेना, जिसमें एक्विजिशन के बाद से ही वो सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का करना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना, बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना, जोनिंग रेगुलेशंस, कंप्लाइंस और लोकल बिल्डिंग कोड्स, ये सारे प्रोसेस एक डेवलपर को क्रॉस करने पड़ते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज भी डिफरेंट लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं। तो इस पूरे सिस्टम में अब हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या रियल एस्टेट के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है? क्या यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र हुए हैं, या कोई पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है, वो भी इसके अंदर गई है? अब समझते हैं पैरेलल इकोनॉमी आखिर आ क्यों रही है और ये क्यों अभी तक पैरेलल इकोनॉमी रियल एस्टेट से नहीं हट पाई है। पैरेलल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है वो प्रॉपर्टी के प्राइजेस के ऊपर आके अटकता है। प्रॉपर्टी के प्राइजेस मार्केट में अलग हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अलग हैं। जब तक इसमें डिफरेंस रहेगा तब तक एक पैरेलल इकोनॉमी इंडिया के अंदर कितना भी आप डिमोनेटाइजेशन ले आओ, तब तक ये डेवलप रहेगी और ये आगे ग्रो करती रहेगी। क्यों नहीं हम मार्केट प्राइस और सर्कल रेट को एक कर देते हैं? अगर मार्केट प्राइस को और सर्कल रेट को अगर लिंक कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ वाइट की ट्रांजैक्शंस होंगी और रियल एस्टेट में जो ये पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इससे पूरी तरह से क्लीननेस आ जाएगी। डिमोनेटाइजेशन से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन अभी भी सर्कल रेट और मार्केट प्राइस को एक होने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप भी मुझे बताएं। मुझे जैसा मैंने बताया कि अगर ब्लैक मनी को रिमूव करना है तो सर्कल और मार्केट प्राइस को एक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो पैरेलल इकोनॉमी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू गई या पैरेलल इकोनॉमी के थ्रू डोनेशंस गए, ये मैटर अलग है। अब हम समझते हैं कि इस मैटर में हमें क्या मिला, हमने इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट किया और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। जब हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं एज अ बायर, आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ऐसे नाम जिनकी गवर्नमेंट से ट्यूनिंग अच्छी है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। मैं ये नहीं कह रहा 100% गारंटी होती है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा आपको देखने को मिलता है कई बार कि ऐसी जगहों पे लैंड जहाँ पे डेवलपर की है वहाँ आसपास डेवलपमेंट अच्छी दिखने लगती है और पूरे एरिया में अचानक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग का एक सामंजस्य होता है। तो मतलब अगर डोनेशंस है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए हैं या नॉन इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी जो डेवलपर डेवलप कर रहा है
उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में हमें आता है कि ऐसा डेवलपर जो इस टाइप की एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज कर रहा है, इसका मतलब उनकी प्लानिंग अब है कि नए एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए, नए प्रोजेक्ट्स को लाया जाए और नई डेवलपमेंट को आने वाले टाइम में लेके आया जाए। तो हमें ये भी इसमें से समझ में आता है कि उस डेवलपर के अब आने वाले टाइम में नए प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी अथॉरिटी से या रूलिंग गवर्नमेंट से या प्रॉपर ट्यूनिंग है आपकी गवर्नमेंट के साथ, तो आपके प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल फास्ट आती है, आपके एरिया में डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो ये सब चीज़ें पहले आपके कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन बाद में अगर आप इन चीज़ों में इंडल्ज हैं तो यहाँ आपके प्रोजेक्ट अब बेटर होंगे, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक इंडिकेशन दिखता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब करने जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। आप इसको भी ज़रूर कंसिडर करें आगे फ्यूचर में अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इस पे आपकी राय क्या है? क्या इसमें से और भी कोई बेनिफिट है जो हमें देखना चाहिए? वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।